of 60, but at least 1, 2, 3 students are able to relate the content and explore. But that is also a big gain right now. There are many schools and colleges where this has really happened. And slowly that number will increase. How many years it will take, we don't know. But we have to keep on making the efforts for it. That is the value education. We cannot impose it. We cannot force. We have to put a proposal and help that child to explore. That is the value education. If there is any question based on first two sessions, please be free to ask that question. Good morning. We'll start. हम आज का जो फर्स्ट सेशन है उसे शुरू करते हैं. सभी के लिए हिंदी कंफर्टेबल है? Yes. कन्नड़ा also? Yes. Okay. So I will try to put some part of this in Kannada also, because we have to make a beginning, and there cannot be better place and better opportunity. This content is right now in English and Hindi. We are trying to share this. We are trying to translate this in different languages, just as I said. And one team of volunteers is working to translate. One Shashikant Bhaiya was present. He is from SDM Engineering College. He is also part of that team. So I will try to share some of the content in Kannada also. But only thing is that my Kannada may not be as pure as yours. So then in that case I will try to share that in English as well as Hindi. So yesterday we started. कल हमने शुरू किया था और शाम को भी भैया ने क्वेश्चन पूछा था. So that also we will try to share. And we have with us so let us start from here. We'll just try to have a very brief recap of what we have discussed yesterday. कल हमने जो NEP 2020 है कि NEP 2020 की स्टूडेंट से और उसी तरह से जो टीचर से उनसे क्या अपेक्षा है, और ये समग्र मूल्य आधारित शिक्षा, दिस इज इम्पोर्टेंट, होलिस्टिक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन. और हम इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो मूल्य आधारित शिक्षा है, ओके, इसे किस तरह से डिलीवर किया जा सकता है. तो फिर हमने एक्सपेक्टेशंस की बात की थी और की पॉइंट्स, अंडरस्टैंडिंग एंड द लिविंग. क्योंकि हमारा जो जीना होता है वो 4 स्तर पे होता है. एज ए ह्यूमन बीइंग, एक मानव के रूप में मैं जी रहा हूँ. मैं मेरे परिवार का हिस्सा हूँ. नो वन फैमिली है. नाउ एज ए ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, नो फैमिली, परिवार, कुटुंब, दीज आर सम वर्ड्स वी यूज. ನಾವು ಸಮಾಜದಾಗ ಜೀವನ ವ್ಯತೀತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ, and also we are unique in this entire existence. ये जो पूरा अस्तित्व है, प्रकृति है, उसका एक हम हिस्सा हैं. तो 4 स्तर पे हमारा जीना हो रहा है, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, और यहाँ पे उसी तरह से फैमिली, और यहाँ पे इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, और ये सोसाइटी, विलेज, नेशन, इंटरनेशनल, एंड देन नेचर एंड कोएग्जिस्टेंस. यस्टरडे हमने देखा, कल हमने इस बात को देखा कि एक मानव जो है, या तो मैं हूँ, मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, आई एम नॉट ओनली अ बॉडी, आई एम अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी. एक मानव, मैं और शरीर का सहअस्तित्व है. और मैं की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर ये बॉडी है, शरीर है, माइंड, सोल. सो दिस इज नाउ सेल्फ. फिर यहाँ पे और बहुत सारी बातों को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, जैसे पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय. तो इन बातों को जब UHV के पटल पे हम लोग रखते हैं, तो ये जो पूरी प्रकृति है, इस प्रकृति में बहुत सारे यूनिट्स है, जैसे एयर है, वाटर है, मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरा सेल भी है.
उसी तरह से फिर ये पौधे हैं, पेड़ है, प्राणी है, पशु पक्षी है और मानव है। तो प्रकृति के जो चार घटक है इनको हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पदार्थ अवस्था, जीव अवस्था जिसमें भी सारे पौधे आएंगे, प्राणी अवस्था, एनिमल ऑर्डर और फिर ह्यूमन ऑर्डर। तो यही बातें फिर हम लोग यहाँ पे जो रख रहे हैं अन्नमय, प्राणमय, ओके। तो इसे भी हम लोगों ने देखा कि बॉडी मटेरियल है, एक बॉडी इज अ मटेरियल, सेल्फ कॉन्शियसनेस यूनिट, फिर ये माइंड जहाँ पे पूरा इमेजिनेशन चलता है, अंडरस्टैंडिंग, सोल। फिर ह्यूमन गोल की हमने बात की थी। इनफैक्ट आज हम सोसाइटी, हम परिवार का हिस्सा है। एक परिवार का हिस्सा होते हुए हर मानव का एक गोल हो सकता है और वो गोल हम सभी के लिए कॉमन है। वो मेरा भी गोल है, वो आपका भी गोल है और हर मानव का, जो इस हॉल में प्रेजेंट है उनका भी है, जो हॉल के बाहर है उनका भी है। उसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो जिसे हम लोगों ने मतलब बहुत जगह हम लोग इस तरह से भी रखते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसी को हम लोग यहाँ पे इस तरह से रख सकते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ। इन सारी बातों को रियलिटी, राइट अंडरस्टैंडिंग मींस अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी एज इट इज इन इट्स कंप्लीटनेस, अंडरस्टैंडिंग द हार्मोनी एट 4 लेवल्स, जिन 4 स्तर में मेरा जीना हो रहा है, एक मानव के रूप में, फिर मेरा परिवार, समाज और ये प्रकृति या तो पूरा अस्तित्व। तो ये 4 स्तर की हार्मोनी को समझना है। हार्मोनी अंदर का सामरस्य। 4 स्तर की हिंदी में हम व्यवस्था बोलेंगे। 4 स्तर की व्यवस्था को समझना है और व्यवस्था में जीना है। अभी जब मैं मेरे परिवार के साथ में जीता हूँ तो परिवार की जो व्यवस्था है उसे समझना होगा। अगर इस व्यवस्था को मैं समझूंगा, ये व्यवस्था के साथ में जीऊंगा, तो फिर मैं हार्मोनी में रहूंगा। और वही हमारा फिर वही जो जीना होता है रिलेशनशिप के साथ में, जब हम परिवार के साथ में जीते हैं और जब मेरा जीना संबंध पूर्वक होता है तो हम तृप्त होते हैं और ये तृप्ति पूर्वक जीना ही सुख है। तृप्ति वर्ड तो बहुत सारे मीन्स, वेदर इट इज इन मराठी, हिंदी, कन्नड़ा, एवरीवेयर इट इज सेम एंड इट कैरीज द सेम मीनिंग। सो तो ह्यूमन गोल की राइट अंडरस्टैंडिंग, रिजोल्यूशन, समाधान, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, रिलेशनशिप, संबंध, फियरलेसनेस इन द सोसाइटी, अभय एंड कोएग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व। ये पूरा जो अस्तित्व है ये सह अस्तित्व है, इसे हमें समझना है, इसके साथ में जीना है। और फिर ये जो बातें थी, डिटेलिंग ऑफ द ह्यूमन लिविंग, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इन सभी को समझना है और उसे समझने को ही हम लोग यहाँ पे राइट अंडरस्टैंडिंग, सो राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग एंड डिटेल्स ऑफ लिविंग एंड एजुकेशन पॉलिसी। फिर हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको देखा। प्रोसेस ऑफ द वर्कशॉप को भी हमने देखने का प्रयास किया कि प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ द सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ वेरिफिकेशन, एंड फॉर दिस हाउ टू वेरीफाई दिस on the basis of the natural acceptance. We will verify the proposals on the basis of my natural acceptance, सहज स्वीकृति। और ये सहज स्वीकृति सभी के लिए सेम है। This is an innate faculty जो हर एक को अवेलेबल है। जैसे क्वेश्चन अगर पूछा सॉरी, आप संबंध पूर्वक जीना चाहते या विरोध में जीना चाहते हैं? जीवना या प्रकार, हाँ, तो संबंध पूर्वक, विरोध में तो कोई जीना नहीं चाहता है। और ये आंसर सभी के लिए सेम है। अगर 2 व्यक्ति झगड़ा भी कर रहे हैं, उनको अगर ये पूछा कि आपको क्या एक्सेप्टेबल है, तो उनसे भी वही आंसर आएगा। फिर झगड़ा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा जीना नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ में नहीं हो रहा है। तो ये तो मैं चाहता हूँ, ये मेरी चाहना है। और ये वर्कशॉप में फिर हमने बात की इसे प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन मी एंड यू टू स्टार्ट विथ। जैसे भी कल हमने देखा कि 2 सेशंस हो गए और 2 सेशंस में फिर जो भी बातें यहाँ पे रखी जा रही थी
क्या आपने उसके बारे में आपके अंदर एक डायलॉग चल रहा था? यस, वी आर कंपेयरिंग दिस। हम इसको फिर जो भी बातें रखी जा रही थी उसे हमने खुद में देखने का प्रयास किया। एंड पर्पस ऑफ दिस वर्कशॉप, ये जो संवाद मेरे और आपके बीच में शुरू होता है फिर आप में चलने लगता है, और ये पूरा जो इवेंचुअली वर्कशॉप है उसका पर्पस यही है कि इस इंटरनल डायलॉग को शुरू करना है, एक संवाद अपने आप में शुरू करना है। फिर यहाँ से फिर हमने कंटेंट ऑफ द वर्कशॉप को देखा, फिर ये क्वेश्चंस को हमने देखने का प्रयास किया, और यहाँ पे है कि दिस इज व्हाट इज डिजायरेबल। हम चाहते तो ये है, हम सुख और समृद्धि की निरंतरता चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाए कि अभी तो मैं सुखी और समृद्धि कभी महसूस करता हूँ, कभी नहीं महसूस करता हूँ। मीन्स देयर इज अ गैप, एक गैप है। इस गैप को भरने कैसे फिलअप करना है, उसके लिए फिर मुझे हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, सुख और समृद्धि को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अक्यूमुलेट द फिजिकल फैसिलिटी। मतलब ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೋದು, my bank balance should be more, I should have all a big home, big car, costly materials, घर में furniture and like this, and I think that through that I'll be happy and prosperous। क्योंकि कहाँ न कहाँ कभी हमने मान लिया है कि सुविधा के संग्रह से ही मैं सुखी हो सकता हूँ। ये जो मेरा अजम्पशन है, ये जो मेरी मान्यता है, उसे मुझे चेक करना पड़ेगा। तो फिर हमने सुख जो है उसके लिए क्या प्रयास हम लोग कर सकते हैं कि मानव के लिए क्या भौतिक सुविधा ही सफिशिएंट है या उससे भी और कुछ ज्यादा चाहिए, ये देखने का प्रयास किया। तो ये यहाँ पे हम लोग देख पाए कि मानव के लिए रिलेशनशिप, संबंध और उसी के साथ में फिजिकल फैसिलिटी, ये दोनों भी जरूरत है, और इन दोनों को ठीक ठाक समझने के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग की भी जरूरत है। सो राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटी, मतलब सही समझ, संबंध और सुविधा, इन तीन के साथ ही मानव सुखपूर्वक जी सकता है। और प्रायोरिटी तो यही है, सही समझ, संबंध और सुविधा। फिर हमने रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी बात की थी कि रोल ऑफ एजुकेशन एंड संस्कार टू एनेबल दिस ट्रांसफॉर्मेशन। होलिस्टिक डेवलपमेंट को भी हमने देखा था कि सिर्फ इस सुविधाओं में जो डेवलपमेंट है वो काफी नहीं है। एक मानव के लिए इन तीनों की जरूरत है, मानव चेतना में जीना, सही समझ, संबंध और सुविधा। और डेवलपमेंट, दिस डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड, दिस इज अ होलिस्टिक डेवलपमेंट। किसी भी परिवार में बहुत सारा पैसा आ जाए, उनका बड़ा घर हो जाए, छोटा घर था 2 रूम का, उससे एक बड़ा बंगला बन जाए, 2 व्हीलर थी वहां से 4 व्हीलर आ जाए, तो ये तो सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज बढ़ गई, लेकिन उसी के साथ में क्या परिवार के जो सदस्य हैं वो संबंध पूर्वक जी पा रहे हैं, या उनमें जो इरिटेशन था, जो कुछ भी पहले के झगड़े थे, अनहैप्पीनेस इन द फैमिली था, दुख था, क्या वो भी ज्यादा हो रहा है, क्या परिवार मतलब डिवाइड हो रहे हैं? तो वो तो फिर डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट क्या है? व्हाट इज द रियल डेवलपमेंट? होलिस्टिक डेवलपमेंट, दिस इज डेवलपमेंट। एंड रोल ऑफ द एजुकेशन इज टू टेक द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम दिस एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। और जो मतलब स्टूडेंट हमारे कॉलेज में आता है या तो स्कूल में आता है, वो स्टूडेंट के लिए उसको मतलब ये बातें रखना जरूरी है। उसके बाद में फिर हम लोगों ने ये देखा कि रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन क्या जरूरत है, उसे भी हमने समझने का प्रयास किया। प्रपोजल फॉर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, इसे भी हम लोग आज तीसरे सत्र में देखेंगे। एट द लेवल ऑफ द सोसाइटी, मतलब समाज के स्तर पे हमारी चाहना क्या है, और ये जो ह्यूमन एजुकेशन पार्ट है एनईपी में इन बातों को रखा गया है। दिस इज अ मिसिंग लिंक। और फिर हाँ, ये पार्ट सर के साथ में ये डिस्कशन हो रहा था। तो यूनिवर्स यूएचवी और एकात्म मानवता, यहाँ पे जो हम बातें रख रहे हैं कि जीने के स्तर पे, एट द लेवल ऑफ द लिविंग,
तो इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, सोसाइटी भी फिर एक खेड़ा, विलेज, नेशन, इंटरनेशनल, नेचर एग्जिस्टेंस। हम मतलब इंडिविजुअल टू कॉस्मोस कलेक्टिव बातें रखते हैं। व्यक्ति के स्तर पे, एक मानव के स्तर पे हम लोगों ने कल देखा कि बॉडी वो तो मटेरियल है, सेल्फ कॉन्शियसनेस यूनिट है, माइंड इज अ पार्ट ऑफ दैट, कि जहाँ पे पूरा इमेजिनेशन चल रहा है, इच्छा, विचार, आशा इस स्तर पे चल रही है। और यहाँ पे फिर अंडरस्टैंडिंग, ओके, एंड सोल, जिसे हम लोग एकात्म मानवता में बॉडी, माइंड, सोल, पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इस तरह से हम लोग इस बातों को रख रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हर मानव का लक्ष्य क्या होगा, एक समाज, तीसरे सत्र में हम देखेंगे। तो यूएचयू में हम लोग ये बात रखें कि चारों स्तर की व्यवस्था को समझना है, व्यवस्था भी जीना है। उसी को हम लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस रूप में रख रहे हैं। और व्यक्ति के जीने का विस्तार, एक व्यक्ति के लिए पूरा उसका जो जीना है वो कहाँ पे हो रहा है, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मीन्स समाधान, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, रिलेशनशिप, संबंध पूर्वक जीना, समाज में अभय हो और सह-अस्तित्व, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल, बिहेवियरल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। एक बच्चा जब स्कूल में आता है तो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि एक बच्चे का जीना इस तरह से हो जाए, और उसी मतलब यूएचयू में हम बात रखते हैं इस तरह से हो जाए। जब कोई बच्चा स्कूल में आता है तो सिर्फ उसको स्किल एजुकेशन नहीं, पेरेंट्स ये भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक परिपूर्ण जीवन जीना और फुलफिलिंग लाइफ। एजुकेशन का पर्पस ये नहीं है कि प्रिपेयर कि एक बच्चे को एक कंफर्टेबल और सुखी लाइफ, मतलब कंफर्टेबल और लग्जरियस लाइफ के लिए तैयार किया जाए। एक बच्चे में सही समझ और सही भाव के साथ में वो जी पाए और इस समाज के लिए, इस देश के लिए, ये पूरे प्रकृति के लिए वो अपना योगदान देता है। दिस इज द रोल ऑफ द एजुकेशन। और एनईपी में भी यही बातें रखी गई है और हम सभी इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके लिए कुछ डिटेल्स भी अवेलेबल है। अभी फिर कल हम लोग हमने दूसरा जो सेशन लिया था, दूसरे सेशन में फिर हमने मानव को समझने का प्रयास किया था, क्योंकि आज अगर हम देखेंगे तो स्कूल एजुकेशन में कहाँ पे भी इस बात की तरफ हमने कोई मतलब इस बात की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया है। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा रहे हैं बच्चे को, लेकिन क्या बच्चे के सामने हमने कभी बात रखी कि आप चाहते क्या हो? तो हर बच्चा तो सुखी और समृद्ध होना चाहता है, मैं भी चाहता हूँ एक टीचर के रूप में, वो बच्चा भी वही चाहता है। और इसके लिए क्या प्रयास हो सकता है? और जब मैं सुखी और समृद्धि होना चाहता हूँ तो मैं हर क्षण वो चाहता हूँ, उसकी निरंतरता चाहता हूँ। तो ये मानव लक्ष्य है। दिस इज अ बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। अदरवाइज इफ आई जस्ट टेल यू टू राइट डाउन द डिजायर्स, एक पूरे वर्कशॉप में हम डिजायर्स की पूरी लिस्ट भी रखते हैं। बच्चे के लिए भी उसी तरह से अभी हमें भी अगर पूछा कि आपकी एक एक डिजायर, आप हम यहाँ पे 30 लोग हैं, बताओ। कोई बोलेगा मुझे प्रमोशन चाहिए, कोई बोलेगा मैं घर बनाना चाहता हूँ, कोई बोलेगा मुझे वर्ल्ड ट्रिप पे जाना है। एक वर्कशॉप में एक पार्टिसिपेंट दीदी ने बोला मेरी डिजायर, मुझे एरोप्लेन चाहिए। तो बहुत सारी डिजायर्स है, हर एक डिजायर को हम फुल मतलब कंप्लीट करना चाहते हैं, और जैसे ही एक कंप्लीट होती है दूसरी हो जाती है। मेरे घर की एक डिजायर है, घर मैंने लिया, लेकिन क्या फिर वहाँ के बाद सारी डिजायर खत्म हो गया? मेरा घर हो गया, जब तक मैं रेंटेड घर में था तो मुझे लगता था मेरा घर हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। अभी मेरा घर भी हो गया, लगता है मेरे घर में इंटीरियर करना चाहिए, इंटीरियर हो गया, फिर लगता है मेरे भी कार होनी चाहिए, कार हो गई, लगता है फिर अभी मुझे ट्रिप पे जाके आना चाहिए। और इस तरह से ये डिजायर्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन ये सारे डिजायर्स के पीछे एक वेरी बेसिक अंडरलाइन डिजायर है, वो है मैं सुखी और समृद्ध होना चाहता हूँ। लेकिन सुख और समृद्धि क्या है, अगर ये मैं नहीं समझ पाया तो फिर मैं उसे सुखी और समृद्धि हो भी नहीं सकता। तो ये पूरा जो यूएचपी वर्कशॉप है
वो यही एक प्रयास है कि सुख और समृद्धि क्या है इसको समझते हुए उसे प्राप्त करने के लिए हमें प्रोग्राम बनाए। तो फिर कल हमने इस बात को रखा था। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ, अभी हम जो आज का फर्स्ट सेशन है, हार्मोनी इन द फैमिली, ट्रस्ट, विश्वास, फाउंडेशनल वैल्यू इन द रिलेशनशिप। तो ये स्लाइड है, यस। तो हम अभी हार्मोनी इन द फैमिली जो दूसरे स्तर की व्यवस्था है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो वेरी ब्रीफली आई विल पुट दिस वन कि हम तो संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं, लेकिन संबंध को समझे बिना क्या हम संबंध पूर्वक जी सकते हैं क्या? ये पॉसिबल है? नहीं। तो हमको संबंध पहले समझना पड़ेगा। We have to understand the relationship. हमने ये भी एक क्वेश्चन देखा था कि हमारे फैमिली में जो भी दुख है उसका रीजन क्या है? क्या वो भौतिक सुविधा की कमी है, भौतिक सुविधा कम है इसके लिए घर में झगड़े हो रहे, या कहाँ ना कहाँ तो भी रिलेशनशिप का फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, मोर लैक ऑफ द फुलफिलमेंट इन द रिलेशनशिप। तो हम ये सभी मतलब उस पार्टिसिपेंट से देख पाए कि मेरे परिवार में जो भी दुख है, जो भी झगड़े हो रहे हैं, जो भी इरिटेशन है, जो भी एक दूसरे के साथ में बहुत सारा मतलब आर्गुमेंट होता है, उसका कारण तो यही है कि लैक ऑफ द फुलफिलमेंट इन द रिलेशनशिप। और इसका रीजन क्या है कि हम रिलेशनशिप को निभाना नहीं चाहते हैं क्या? रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं, हम परिवार में प्रयास भी करते हैं, लेकिन कहाँ ना कहाँ तो भी हम एक दूसरे को बॉडी समझा, हमने एक दूसरे को शरीर समझा है, और जो रिलेशनशिप को निभाने की बात हो रही है उसको हम शरीर के बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। So we are trying to fulfill the relationship on the basis of the body, because we are assuming the relationship on the basis of the body. कि ये मेरा बेटा है, इसको मैंने जन्म दिया है, ये कोई एक स्त्री है, इसके साथ में शादी हुई है, वो मेरी अभी पत्नी है, तो उसके साथ में मेरा संबंध है। इस तरह से हम रिलेशनशिप को शरीर के रूप में देखते हैं, और जब तक हम रिलेशंस को शरीर के रूप में देख के निभाने का प्रयास करेंगे तब तक हो नहीं पाएगा। Now we can explore, लेकिन अभी हमारे पास एक प्रस्ताव है कि मानव एक शरीर नहीं है। Human being is not a body only. Human being is a coexistence of self and the body. मैं और शरीर का सह-अस्तित्व है। तो अभी हमें ये जो प्रपोजल मिला है, in the light of this proposal, let us try to verify this. तो यहाँ पे मैं चार बातों को बहुत ब्रीफली रखता हूँ। रिलेशनशिप संबंध है, ये संबंध एक मैं और दूसरे मैं के बीच में है। हर एक मानव का दूसरे मानव के साथ में है। ये रिलेशनशिप तो मैं और मैं के बीच में है। There are feelings in the relationship, संबंध में भाव है एक मैं से दूसरे मैं के लिए। These feelings can be recognized, they are definite, इन भावों को समझा जा सकता है। There are 9 such feelings, 9 भाव है, ट्रस्ट, विश्वास, रिस्पेक्ट, सम्मान, अफेक्शन, स्नेह, केयर, ममता, गाइडेंस, वात्सल्य, रिवरेंस, श्रद्धा, ग्लोरी, गौरव, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, एंड फाइनली लव, प्रेम। ट्रस्ट इज अ फाउंडेशनल वैल्यू, बिकॉज नो रिलेशनशिप कैन मूव फॉरवर्ड विदाउट ट्रस्ट। कोई भी संबंध विश्वास के बिना आगे जा नहीं सकता है। एंड लव इज अ कंप्लीट वैल्यू। आज के दिन किसी भी कॉलेज कैंपस में ये वर्ड बहुत बार सुनने को मिलता है। इन बच्चों से अगर हम पूछेंगे कि व्हाट इज लव, बच्चा बता नहीं पाता है। तो अभी एक शिक्षक के रूप में जब हम इस पूरे प्रस्ताव को सुनते हैं तो फिर स्टूडेंट के साथ में भी हम इन सारी बातों को रख सकते हैं। और यहाँ पे बॉडी जो है, शरीर, इज यूज्ड इन ओनली इन एक्सप्रेसिंग। किसी के लिए मुझ में सम्मान का भाव है, इस भाव को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे किसी को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करूंगा, किसी के अगर मेरे अंकल है तो मैं पैर छूऊंगा, अगर कोई मेरा दोस्त है आई विल हग हिम।
तो बॉडी इज यूज ओनली इन एक्सप्रेसिंग, लेकिन ये जो भाव है ये भाव मुझ में है। तो इसको अभी इन सारे भावों को, फीलिंग्स को हम समझने का प्रयास करते हैं। वी स्टार्ट विद द ट्रस्ट। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप, ये एक बात है कि संबंध को मैं समझने का प्रयास करता हूं। एक्सेप्ट एंड फीलिंग ऑफ द रिलेशनशिप एंड दैट मेक्स मी हैप्पी। जब इन संबंध के भाव को मैं समझने का प्रयास करता हूं, अब जब ये भाव मुझ में प्रस्तापित हो जाते हैं, दैट मेक्स मी हैप्पी। अब इन भावों को मैं दूसरे के साथ में शेयर करता हूं। जब दूसरा इसको इवैल्यूएट कर पाता है, समझ पाता है, दूसरा भी सुखी होता है और यही उभय सुख है। दैट इज द म्यूचुअल हैप्पीनेस। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रस्ट। विश्वास। सो व्हाट इज ट्रस्ट? कोई बता पाएगा? हम विश्वास को किस तरह से रख सकते हैं? मुझे किसी एक व्यक्ति के बारे में विश्वास है। What it means? Mutual respect and understanding. Mutual respect and understanding. क्या मैं इसको इसी बात को ऐसा रख सकता हूँ क्या कि दूसरा व्यक्ति मुझे सुखी करना चाहता है, इसकी आश्वस्ति मुझे है, मुझे दूसरे के बारे में विश्वास है, तो दूसरा मुझे सुखी ही करना चाहता है, दूसरा मुझे दुखी नहीं करना चाहता, उसकी चाहना यही है कि मुझे सुखी करना। इस बात की क्लैरिटी मुझे होना, यही विश्वास है। सो व्हाट इज ट्रस्ट? ट्रस्ट इज टू बी अश्योर्ड। टू बी अश्योर्ड ऑफ व्हाट? टू हैव द क्लैरिटी दैट अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी एंड प्रॉस्परस। दूसरा मेरे सुख और समृद्धि के अर्थ में है, ऐसा स्पष्ट होना। अगर इस बात की क्लैरिटी है कि दूसरा मुझे सुखी ही करना चाहता है, ये क्लैरिटी अगर मुझ में है, तो मुझे उस व्यक्ति के बारे में विश्वास है। Let us try to explore this feeling of the trust between two individuals. अभी इस विश्वास के भाव को हम समझने का प्रयास करते हैं। Between two individuals. ये दो इंडिविजुअल्स में एक तो आप हो, फर्स्ट इंडिविजुअल आप हो, और दूसरा जो व्यक्ति है वो कोई आपका क्लोज व्यक्ति रहेगा। कोई आपका दोस्त हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपका हस्बैंड या वाइफ हो सकता है, आपका ब्रदर सिस्टर, कोई भी दूसरा व्यक्ति। तो अभी ये दो व्यक्ति के बीच में विश्वास के भाव को हम समझने का प्रयास करेंगे। आपको समझ में आ रहा? दो व्यक्ति के बीच में जो विश्वास है, उसमें पहले व्यक्ति आप हो और दूसरा व्यक्ति एनीबॉडी, आपका कोई क्लोज फ्रेंड, आपका स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, आपका वर्क प्लेस का कोई कलीग, कोई भी हो सकता है। और इन दोनों के बीच में विश्वास के भाव को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, ट्रस्ट को समझने का प्रयास करेंगे। रेडी? सभी लोग तैयार हैं? ओके, सो वी ट्राई टू आस्क सम क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन को आप आंसर दे सकते हैं। और अभी ये जो पहला क्वेश्चन है, अबाउट योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, आपकी चाहना के बारे में। व्हाट आई वांट, नेचुरल एक्सेप्टेंस, इसको हम इंटेंशन बोल सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसको हम लोग चाहना। आई वांट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, यस नो? आई वांट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, क्या आंसर है? सभी के लिए क्या आंसर है? सभी के लिए I want to make myself happy. Yes, no? सभी के लिए? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है yes. दूसरा क्वेश्चन, I want to make the other happy. अभी ये जो दूसरा व्यक्ति है, हो सकता है आपका स्पाउस रहेगा, आपकी वाइफ, माता पिता, आपका कोई क्लोज फ्रेंड। You want to make the other happy. Yes, no? Yes, सभी के लिए? Okay, so yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो दूसरा व्यक्ति है उसके बारे में, होता यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो आप ही बता सकते हैं। The other wants to make herself himself happy. ये जो आपका दोस्त है या तो आपका स्पाउस है, वो खुद को सुखी करना चाहता है। Yes, no? क्या लगता है? उसकी चाहना? Yes?
सभी के लिए ये आंसर है, यस। एंड नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, द अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी। Yes. Yes. Other wants to make me happy. In some cases. Both. In some cases. Yes भी आंसर आ सकता है, जैसा दीदी ने बात रखी। In some cases both. Any other answer? Depends on time. Or how I can say? Not sure. तो 50-50। अभी जैसे दीदी ने यस बोला, कुछ लोग यस बोलेंगे, कुछ लोग फिर डिपेंड्स ऑन टाइम, नॉट श्योर, हाउ आई कैन से, लाइक दिस। नाउ पॉज एंड थिंक, ये एक साइन रहता है। एक्सप्लोरेशन मतलब हम इसको एक्सपेंड की मैं खुद में देखने का प्रयास करता हूँ। सो व्हाट आई कैन डू, these 4 questions now I try to check within myself. I want to make myself happy. Yes. तो तुरंत ऑलमोस्ट ऑनलाइन वर्कशॉप में यहाँ पे पोलिंग भी होता है, हम लोग पोल्स भी लेते हैं। तो 100% पीपल से yes I want to make myself happy. So टिक मार्क आ गया यहाँ पे। I want to make the other happy. Yes, ये जो दूसरा व्यक्ति है वो मेरा दोस्त है, मेरी वाइफ हो सकती है, मेरा हस्बैंड हो सकता है, मेरी माता हो सकती है, या तो मेरा बच्चा हो सकता है, मैं उसको सुखी करना चाहता हूँ। यस। थर्ड, अदर वांट्स टू मेक हरसेल्फ हिमसेल्फ हैप्पी। यस। तो हम देखते हैं कि वो भी तो सुखी होना चाहता है। लेकिन जब ये फोर्थ क्वेश्चन आता है, अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। दिस क्वेश्चन मार्क इज कमिंग। इस क्वेश्चन मार्क को हम समझने का प्रयास करेंगे। लेट अस ट्राई टू सी 4 मोर क्वेश्चंस। इसको, ये जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले और 4 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नाउ दिस इज अबाउट योर कॉम्पिटेंस, योर एबिलिटी, योग्यता। ये तो क्या है? ये तो चाहना है, अबाउट योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, मैं क्या चाहता हूं। अभी ये एबिलिटी, योग्यता, कॉम्पिटेंस है। फर्स्ट, आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ ऑलवेज हैप्पी। ऑलवेज मीन्स एवरी मोमेंट। ऐसा एक भी क्षण नहीं गया कि जब मैं दुखी था। ये हो रहा है क्या? एम आई एबल टू मेक माई सेल्फ ऑलवेज हैप्पी? नो। सभी के लिए आई एम एबल टू मेक द अदर ऑलवेज हैप्पी। ये जो दूसरा व्यक्ति है उसको मैं हर क्षण सुखी कर पाता हूँ। जब मैं मुझे सुखी नहीं कर पा रहा हूं तो मैं दूसरे को भी हर क्षण सुखी नहीं कर पाऊंगा। तो इसका भी आंसर नो ही है। द अदर इज एबल टू मेक हरसेल्फ हिमसेल्फ ऑलवेज हैप्पी। अभी ये दूसरा व्यक्ति है, खुद को हर क्षण सुखी कर पाता है क्या? हर क्षण कभी दुखी रहता है, कभी इरिटेटेड, एंग्री, कंफ्यूज, डिप्रेस रहता है क्या? यस। तो ये दूसरा भी अपने आप को, मतलब उसे हमेशा सुखी नहीं कर पाता है। एंड अदर इज एबल टू मेक मी ऑलवेज हैप्पी। ये जो दूसरा व्यक्ति है वो मुझे हर क्षण सुखी कर पाता है। क्या आंसर है? एक बार भी उसने मुझे दुखी नहीं किया। व्हाट इज द आंसर? बिग नो और ओनली स्मॉल नो? बिग नो। तो फिर यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन मार्क आएगा। आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ ऑलवेज हैप्पी, नहीं हो रहा है। आई एम एबल टू मेक द अदर ऑलवेज हैप्पी, वो भी नहीं हो रहा है। द अदर इज एबल टू मेक हरसेल्फ हिमसेल्फ ऑलवेज हैप्पी, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है। और ये जो चौथा है, द अदर इज एबल टू मेक मी ऑलवेज हैप्पी, यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क। अभी हम सारे क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करते, पहले यहाँ पे देखते हैं योग्यता।
मेरी योग्यता और ये जो दूसरा व्यक्ति इसकी भी योग्यता। तो हम देखते हैं कि योग्यता की कमी तो दोनों में है। मैं भी अपने आप को हमेशा सुखी नहीं कर पाता हूँ, मैं दूसरे को भी हमेशा सुखी नहीं कर पाता हूँ। ये जो दूसरा व्यक्ति है वो भी अपने आप को हमेशा सुखी नहीं कर पाता है, और जो दूसरा है वो मुझे भी हमेशा सुखी नहीं कर पाता है। तो योग्यता की कमी तो दोनों में है। ये बात पहुंच गई सब तक? ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि योग्यता की कमी मुझ में भी है, योग्यता की कमी दूसरे में भी है, लेकिन जब मैं इन दो क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करता हूँ तो ये बात कौन सी हो रही है? ये तो नेचुरल एक्सेप्टेंस की बात है, ये तो चाहना की बात है। और ये क्या है? ये योग्यता है, एबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है। जब मैं मेरे बारे में बात रखता हूँ ना, ये क्वेश्चन आई वांट टू मेक माई सेल्फ ऑलवेज हैप्पी, तो यहाँ पे फिर मैं मेरे चाहना की तरफ देखता हूँ, मेरे इंटेंशन की तरफ देखता हूँ। जब एक क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ तो मुझे मतलब इस बात की तरफ मेरा ध्यान है कि मुझे हमेशा सुखी नहीं कर पाता हूँ, इस बात की तरफ भी मेरा ध्यान है। लेकिन जब मैं मेरी बात करता हूँ उसी तरह से यहाँ पे भी मेरा ध्यान है कि मैं दूसरे को हमेशा सुखी नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जब इस दो क्वेश्चंस का आंसर मैं देता हूँ तब मैं योग्यता और चाहना, ये दो अलग चीजें हैं, ये देख पाता हूँ। इस दो क्वेश्चंस का आंसर देखते हुए इस बात मतलब ये जो है, ये क्वेश्चन है चाहना के लिए, मेरी चाहना क्या है, नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, इंटेंशन क्या है। और जब मैं मेरे लिए आंसर देता हूं तब मैं चाहना और योग्यता, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको देख पाता हूं और मैं खुद को हमेशा सुखी नहीं कर पाता हूं। इसके बावजूद मैं यहाँ पे आंसर देता हूं कि आई वांट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी। तो जब इन फर्स्ट दो क्वेश्चंस का जब मैं आंसर देता हूं तो फिर मैं योग्यता और चाहना, इनमें जो डिफरेंस है उसको देख पाता हूं। लेकिन दूसरे के लिए मैं ऐसा करता हूं क्या? दूसरे के लिए ये ठीक है, लेकिन दूसरे के लिए जब एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, द अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी, तो ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है? ये तो क्वेश्चन तो है चाहना के लिए। लेकिन जब इस क्वेश्चन का जब मैं आंसर देता हूं तब मैं यहाँ पे देखता हूं द अदर इज एबल टू मेक, मैं यहाँ पे देखता हूं, मैं फिर इस बात की तरफ मेरा ध्यान जाता है कि ये दूसरा मुझे हमेशा सुखी नहीं कर पाता है, कभी सुखी करता है, कभी दुखी भी करता है। और इसलिए कि वो मुझे हमेशा सुखी नहीं कर पाता है, सो दिस लैक ऑफ द कॉम्पिटेंस, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको मैं यहां से ड्रैग करके लाके यहां पे रख देता हूं एंड आई पुट दिस एज अ डाउट ऑन हिज इंटेंशन एंड नाउ आई से ही डज नॉट वांट टू मेक मी हैप्पी, इसलिए फिर एक क्वेश्चन मार्क यहां पे आता है। और जिंदगी में यही बातें बहुत बार हो जाती है। जब घर में कोई ग्लास आपसे फूटता है, आप क्या बोलते हैं? ग्लास टूट गया। और वही ग्लास आपके फैमिली मेंबर ने के हाथ से टूट गया, तो आप क्या बोलते हैं? उसने ग्लास तोड़ा। यस नो? द ग्लास, जब वही ग्लास जब मेरे हाथ से टूटता है, मैं क्या बोलता हूँ? द ग्लास ब्रोक बाय एक्सीडेंट अबाउट माई सेल्फ। जब मेरे फैमिली मेंबर से या मेरे दोस्त से या तो मेरे फैमिली मेंबर से टूटता है, अदर ब्रोक द ग्लास। इससे क्या हो रहा है? इवन इफ आई मेक द सेम मिस्टेक 100 टाइम्स, एक ही गलती को मैं 100 बार करता हूं, तो भी आई नेवर डाउट माई इंटेंशन। मेरी चाहना पे मुझे कोई शंका नहीं होती है। आई मेक द मिस्टेक्स बाय एक्सीडेंट, मैं इस गलती को करना नहीं चाहता, वो हो जाती है। आई हैव अ फीलिंग आई एम स्पेशल, मैं कुछ अलग हूं, मैं स्पेशल हूं। और आई रेनफोर्स आई एम गुड, गलती करने के बावजूद, एक ही गलती करने के बार बार करने के बावजूद भी मैं खुद को बताता हूं मैं ठीक हूं, आई एम गुड, आई डू नॉट मेक द एफर्ट्स टू इंप्रूव माई कॉम्पिटेंस। मैं मेरी योग्यता बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास नहीं करता हूं। लेकिन वही अगर दूसरे ने मिस्टेक की,
ग्लास, दूसरे ने अगर एक बार भी मिस्टेक की तो फिर मैं क्या बोलता हूं? आई डाउट हिज इंटेंशन, उसकी चाहना पे मुझे शंका आती है। ही मेक्स द मिस्टेक्स इंटेंशनली, जानबूझ के मिस्टेक कर रहा है। यही हम हमारे बच्चों को बोलते हैं ना बार बार, जानबूझ के कर रहा है, तुमको 10 बार बोला है, 50 बार बोला है, सुधर नहीं रहे हो। I have this doubt, I have feeling of opposition, इसके साथ में फिर उसके लिए मुझ में एक विरोध का भाव है। इरिटेट, मैं इरिटेट हो जाता हूं। I reinforce the other is bad, cannot improve, और फिर मुझ में ये बात पक्की बैठ जाती है कि ये तो चेंज नहीं हो सकता है, ये तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, अदर इज बैड, कैनॉट इम्प्रूव। एक ही बात है, ग्लास टूट रहा है, मैं जब तोड़ता हूं तो मैं बोलता हूं ग्लास ब्रोक बाय एक्सीडेंट, अदर ब्रोक बाय ग्लास। हम सभी ने कभी ना कभी गलती की है। आपने ये गलती जानबूझ के की है या हो गई? वही दूसरे के लिए भी वो भी जानबूझ के नहीं कर रहा है। मुझमें मैं क्यों गलती कर रहा हूं? लैक ऑफ कॉम्पिटेंस, योग्यता की कमी। दूसरे भी योग्यता की कमी है। अगर इस बात को मैं नहीं देख पाया तो जब जब दूसरा मिस्टेक करता हूं फिर मुझ में विरोध का भाव बनता है, इरिटेशन का भाव बनता है। बहुत बार घर में होता है कि लेडी गैस के ऊपर दूध को रख देती है और वो फिर दूध उबल जाता है। और बहुत बार भी होता होगा, क्या बोलते हैं फैमिली के बाकी सभी फैमिली मेंबर्स? ध्यान नहीं दे सकते, ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। लेकिन क्या लगता है, वो लेडी रियली वो दूध को मतलब वेस्ट करना चाहती थी? जस्ट सी द प्रोसेस कि वो दूध का बैग दरवाजे पे था, वहां से उठाया उसको लेके आई, बर्तन को धोया, बर्तन में उसको दूध को डाला, गैस को ऑन किया, गैस के ऊपर अभी वो दूध को रखा, और उस सामने गैस के सामने भी खड़ी हो सकती है, लेकिन उसके इमेजिनेशन में दूसरा कुछ चल रहा है, वो दूध को नहीं देख पाई, या तो किचन में दूसरा कुछ काम कर रही है वो लेडी और उस दूध को नहीं देख पाई और दूध गिर जाता है। और फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि आप जानबूझ के कर रहे हो, बहुत बार ध्यान नहीं रहता है। अगर वो लेडी को दूध वेस्ट ही करना था तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। वो दरवाजे के ऊपर जो दूध का पैकेट है उसको उठा के वो डस्टबिन में डाल सकते थे। इतना सब कुछ करके वेस्ट करना चाहती है क्या? इनफैक्ट मेरे लिए ये बात हुआ था कि जब मैं पहले कॉलेज से आता था, फिर वो बैक पूरे दिन बिजी ट्रैवलिंग, मुंबई में 1 घंटा तो ट्रैवलिंग होता ही है, और अगर घर वालों ने वो फिर मैं बेल बजाता था 1-2 नहीं खुला तो, और फिर जब वो लोग लेट होते थे तो फिर मैं चिल्लाता था, जैसे दरवाजा खोला कितना देर हो गया, कितना देर हो गया। और ऐसा बहुत सिलसिला चलता था। एक दिन संडे था, मैं घर में बैठा था और मेरी मिसेस और बड़ी बेटी वो मार्केट में गए थे सुबह संडे मॉर्निंग, और वो दोनों आ गए और मैं पेपर पढ़ रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था फिर, और उसमें काफी एकदम दंग रह गया था। फिर उन लोगों ने बेल बजाया, बेल का आवाज भी मुझे आया, लेकिन मैं इतना उसमें था कि ऐसा ही कुछ है वो न्यूज को, मतलब फिर बाद में जब मैंने देखा कि मुझे वो न्यूज को खत्म करना था, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर 2 मिनट के बाद उन्होंने फिर से बेल बजाया और फिर ठंड ऐसा, फिर मैं एकदम जाग गया। फिर उठा और दरवाजा खोला, देखा तो दोनों हाथ में 2 बैग्स, वाइफ और बेटी खड़ी है, और दोनों का चेहरा तो आप ही देख सकते हैं कैसा होगा। तो जो मिस्टेक को मैं करता हूं तो क्या वो भी, मतलब इसका मतलब क्या है, मैं क्या दरवाजे को खोलना नहीं चाहता था क्या? मैं, मेरी चाहना तो खोलने की, लेकिन मेरी योग्यता उस समय नहीं बन पा रही थी कि बेल बज रही है, वहां पे फिर जल्दी खोलना है। उस क्षण के लिए मुझे वो पेपर पढ़ना ज्यादा जरूरी लग रहा था, तो ये मेरी योग्यता की कमी है।
चाहना तो उनकी भी वही रहेगी कि जब मतलब बेटी भी यही चाहती होगी, मिसेस भी चाहती कि पापा आ गए, बेटी चाहती होगी दरवाजा खोले, लेकिन वो भी बिजी रहेंगे। तो मैं भी वेट कर सकता हूँ, जब भी खोलेंगे ठीक है, ओके। ज़्यादा मैं ये बोल सकता हूँ काफ़ी देर लगाई आप लोगों ने, टाइम तो आप लोगों को मालूम रहता है, तो जल्दी खोलेंगे तो अच्छा। लेकिन अगर मैं इस बात को नहीं देख पाया तो फिर मैं अपोजिशन इरिटेशन में जाता हूँ। और हमारे बच्चों के साथ भी यही हो रहा है, फैमिली मेंबर के साथ में, वर्क प्लेस में भी वही हो रहा है। बच्चों ने असाइनमेंट टाइम पे सबमिट नहीं किया, किसी कुछ काम दिया तो फिर हम लोग इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन हम में से कितने लोगों ने, एचओडी ने जब कोई डॉक्यूमेंट मांगा होगा, प्रिंसिपल ने कोई डॉक्यूमेंट मांगा होगा, तो हमने वो टाइम पे सबमिट किया है? सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग टाइम पे सबमिट कर पाते हैं क्या? तो बच्चा भी वैसा ही है। हो सकता है कि हमको मान ये डॉक्यूमेंट करना है, लेकिन ठीक है आज करेंगे, कल करेंगे, इसमें उसमें बिजी हो जाते हैं, और जब डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तब ध्यान में आता है तो मैंने किया ही नहीं। फिर हम 2 घंटा मांग लेते हैं, फिर उसको कंप्लीट करके देते हैं। तो बच्चों का भी वही होता होगा। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन एनी फैमिली मेंबर्स मेक्स अ मिस्टेक, एनी कलीग्स मेक्स अ मिस्टेक एंड उसने कोई गलती की है और हम उसके ऊपर अभी जब शाउट करने वाले हैं, चिल्लाने वाले हैं, 1 मिनट का पॉज हम लोग ले सकते हैं कि क्या यही गलती मैंने कभी की थी, और तब मेरा आंसर क्या था, इसको हम लोग देख सकते हैं। सो डाउट ऑन द इंटेंशन इज अ मेजर रीजन फॉर द प्रॉब्लम्स इन द रिलेशनशिप। आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे, बचपन के दोस्त की जिनके साथ में आपने बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स बिताए होंगे, 2 घंटा 4 घंटा आपने साथ में बातें की होगी। लेकिन कहाँ पे भी क्या हो जाता है, डाउट और इंटेंशन आ जाता है, और आपको लगता है कि अभी इससे दोस्ती करना कुछ ठीक नहीं है, और आपने उस फ्रेंडशिप को ब्रेक भी किया होगा। हुआ है ऐसा? डाउट ऑन इंटेंशन। आपको किसी फ्रेंड की बहुत जरूरत है कि आप उसको फोन करें, फोन ही नहीं उठा रहा है, और आपको लगता है कि ये फ्रेंड फोन ही नहीं उठा रहा, कुछ भी काम का नहीं है अपने फ्रेंडशिप को ब्रेक। लेकिन क्या हम भी हर समय फोन को उठा सकते हैं क्या? कभी यहाँ पे वर्कशॉप में आप यहाँ पे हो, किसी का फोन भी आया तो आप उठा सकते हैं क्या? उसका भी ऐसा कुछ रीजन होगा। So doubt on the intention is a major reason for the problems in the relationship. वो क्या रहा है यहाँ पे? I evaluate myself on the basis of my intention. मैं खुद को evaluate करता हूँ अपनी चाहना के बेसिस पे, और दूसरों को evaluate करता हूँ उनकी योग्यता के बेसिस पे। योग्यता की कमी तो मुझ में भी है और दूसरे में भी है। लेकिन जब मेरे बारे में जब मैं इन 2 क्वेश्चंस का आंसर देता हूं, तो मैं चाहना की तरफ देखता हूं, तब मेरा ये ध्यान रहता है कि योग्यता और चाहना ये अलग अलग बातें। ये तो क्वेश्चन तो चाहना का है, लेकिन जब दूसरे के बारे में अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी, इस क्वेश्चन का जब मैं आंसर देता हूं, ये क्वेश्चन तो है चाहना का, मैं उसके साथ में उसकी योग्यता को चेक करता हूं, और जब देखता हूं कि उसकी योग्यता नहीं है तो इसका आंसर फिर मैं देता हूँ हाउ आई कैन से नॉट श्योर 50-50। I evaluate the other on the basis of their competence. I doubt their intention. उनकी चाहना पे मुझे शंका होती है। उनका जो लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है उसी को मैं लैक ऑफ द इंटेंशन मान लेता हूँ। मुझ में विरोध का भाव होता है। I get irritated, angry. I may not speak to the other for days. हो सकता है मैं दूसरे के साथ में बहुत दिनों तक बात नहीं करूँगा। And one may have lost many good friends like this. और इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे दोस्तों को खोया है। Yes, no? बहुत अच्छी फ्रेंडशिप चल रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हो गया और मुझे फिर उसकी चाहना पे जो शंका है आ गई और मैंने फ्रेंडशिप को तोड़ दिया। डाउट ऑन द इंटेंशन इज अ मेजर रीजन फॉर द प्रॉब्लम्स इन द रिलेशनशिप्स।
और जैसे जैसे इस बात की क्लैरिटी आ जाएगी, फिर हम जो सुख, जो हैप्पीनेस की बात करते हैं, जो व्यवस्था है, रिलेशंस, फीलिंग्स इन द रिलेशनशिप, उसकी जितनी क्लैरिटी हो जाएगी, उतना हम अपने आप में कंफर्टेबल होते जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपके फैमिली मेंबर्स, आपके बच्चे आपको देख नहीं रहे, दे आर वेरी क्लोजली ऑब्जर्विंग। एक दीदी ने मतलब इस बात को शेयरिंग किया था कि पहले उनके 2 बेटियां थी, 7-8 साल की और एक 4 साल की। और बोले एक तो कॉलेज का पूरा वर्क का प्रेशर घर में और 2 बच्चे और काफी तंग करते थे। तो फिर मैं हमेशा उन्होंने कुछ मिस्टेक किया, गिव वन स्लैप, शाउट एट देम एंड गिव वन स्लैप। ये मेरा तरीका था कि वो मिस्टेक ना करें, और मिस्टेक करें तो मुझे ऐसा लगता था इसी तरह से फिर मैं उनको रेज कर सकती हूँ। समझदार बनाने का ये तरीका मेरा था। लेकिन बोले जैसे जैसा फिर ये सेशंस उन्होंने अटेंड किए, जैसे जैसे इस तरफ मेरा ध्यान गया, तो बोले एक दिन क्या हुआ, दीदी वाज इन किचन एंड शी वाज प्रिपेयरिंग चपाती। उसके लिए वो एक जो राउंड दे रहता है, बेलन बोलते हैं उसको। शी वाज इन द किचन एंड बोथ द डॉटर्स वर प्लेइंग इन द हॉल। तो ने और मैंने तुरंत एक ग्लास फूटने का आवाज सुना, इंसिडेंटली ग्लास का ही था। तो बोले फिर मैं जैसे मैंने आवाज सुना तो मैं वहां से दौड़ी बोली, और हाथ में फिर वो बेलन का चपाती जो बनाती उसके लिए। लेकिन जैसे मैं किचन से लेके हॉल तक जब मैं पहुंच रही थी, तब तक फिर मुझे ये ट्रस्ट के बारे में जो फ्लैश हो गया, डाउट ऑन इंटेंशन। So by the time I reached there, मैं काफी कंफर्टेबल हो गई थी। फिर मैंने देखा वो ग्लास पड़ा हुआ था, 2 बच्चे वहां पे खड़े थे। फिर मैंने उनको बोला कि थोड़ा बाजू में हो जाओ, और फिर मैंने वो जो झाड़ू था उसको लिया और उसको फिर मतलब पूरा वो जो कांच है उसको इकट्ठा करने लगी। और फिर मैंने उनको बताया कि बाजू में हो जाओ, नहीं तो आपको एक ग्लास का पीस लग सकता है, एक ग्लास आप लोगों को लग सकता है। और उन्होंने बोला, ये दोनों के दोनों बच्चे खड़े थे एंड टोटल डिसबिलीफ, उनकी आंखों बता रही थी, टोटल विद डिसबिलीफ वो मम्मी को देख रहे थे। फिर मैंने वो पूरा इकट्ठा किया और मैंने बोला फिर लेकिन अभी यहाँ पे मत आओ, और मुझे थोड़ा साफ करना पड़ेगा। और जैसे फिर मैं किचन की तरफ निकली, तो जो दोनों भी बेटियों का भी मालूम था कि मम्मी ऐसा कुछ एक्चुअली करे, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऑनलाइन मीटिंग्स भी चलती है, मीटिंग में भी ये डिस्कशन होता है। तो दोनों बेटियों को मालूम था मम्मी ऐसा कुछ कर रही है। लेकिन उसमें जो छोटी थी वो उतना नहीं देख पाई, तो फिर उसने मम्मी की साड़ी को पकड़ा और उसने पूछा, फिर मम्मी आप हमको मारोगी नहीं? फिर जो बड़ी थी उसने बताया, नहीं मम्मी तो अभी यूएचवी कर रही है। तो ये बच्चों को मतलब एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको मिस्टेक करना ही नहीं है, और मिस्टेक आप कर रहे हैं तो दैट इज जानबूझ के। लेकिन जानबूझ के तो बच्चा भी ग्लास को नहीं तोड़ना चाहता था और मैं भी नहीं तोड़ना चाहता। और बहुत बार तो ये होता है कि सेम मिस्टेक मैं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो तो मेरी योग्यता की कमी है, मेरी चाहना तो ठीक ही है, लेकिन दूसरा जो है वो मिस्टेक जानबूझ के कर रहा है। So desire, distinct between the natural acceptance and the desire. मेरी बहुत सारी desires है, but they are not same as the natural acceptance. इस एक डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करते हैं, but इस so doubt on the intention is a major reason for the problems in the relationships. Now, if you have a questions को आप आंसर करने का ट्राई करें। If we have unconditional continuous trust on the intention, अगर unconditional continuous trust on intention है, natural acceptance है, and if the other is lacking in the competence, अगर उसमें योग्यता की कमी है, तो आप क्या करोगे? 4 ऑप्शन है। Try to improve his competence, उसकी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। Number 2, get irritated
इरिटेशन आ जाएगा, गेट एंग्री, गुस्सा आ जाएगा, हैव अ फीलिंग ऑफ अपोजिशन। ए, बी, सी और डी, कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? दूसरे में योग्यता की कमी है, लेकिन आप अनकंडीशनल कंटिन्यूअस ट्रस्ट ऑन इंटेंशन है, तो ए, बी, सी और डी। ए चाहते तो ए है, लेकिन होता क्या है, आइदर बी और सी और डी। अगर ए है दैट इज ट्रस्ट ऑन द इंटेंशन, वो है रिस्पॉन्स। अगर बी सी डी है डाउट ऑन द इंटेंशन, दैट इज अ रिएक्शन। और जब जब रिएक्शन होगा, आप भी दुखी है, इरिटेटेड है, एंग्री है, अपोजिशन में है, और दूसरा भी उसी परिस्थिति में हो सकता है। ट्रस्ट ऑन द इंटेंशन is response, try to improve his competence and also your competence। उसकी भी योग्यता बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकते हैं और प्रोसेस में अपनी योग्यता को भी बढ़ा सकते हैं। दिस इज फंडामेंटल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रस्ट ऑन द इंटेंशन इज अ फाउंडेशन ऑफ द रिलेशनशिप। एंड नाउ विद दिस क्लैरिटी वी कैन पुट अ टिक मार्क हियर। दीदी ने भी मतलब यस बोला था, क्योंकि हम यहाँ पे अगर देखेंगे, जैसे जिस तरह से मैं यहाँ पे रखता हूँ ना, आई वॉन्ट टू मेक द अदर हैप्पी, ये जितनी क्लैरिटी है ना, उसी तरह से फिर दूसरा भी है। इनफैक्ट दिस इज ए एंड बी। सपोज दिस इज हस्बैंड, हस्बैंड को पूछा डू यू वांट टू मेक द वाइफ हैप्पी, हस्बैंड क्या बोलेगा, यस। वाइफ को भी अगर पूछा डू यू वांट टू मेक योर हस्बैंड हैप्पी, she will say yes, why should I make him unhappy, I also want to make him happy। लेकिन अभी हस्बैंड को पूछो कि does your wife want to make you happy, अभी जब वो इस क्वेश्चन का आंसर देता है तो यहाँ पे देखता है और फिर बोलता है हाँ ना, क्या बताऊं। जिस तरह से just the way I want to make my spouse, मेरी वाइफ को जिस तरह से मैं सुखी करना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर जिस तरह से मेरे लिए यस है, उसी तरह से अगर मैं इसको भी देख पाया, my wife also wants to make me happy। कॉम्पिटेंस, योग्यता की कमी तो मुझ में ही ये है। जब मैं बोलता हूँ कि I want to make my wife happy, तो क्या मैं उसको हमेशा सुखी कर पाता हूँ क्या? नहीं। लेकिन आंसर तो मैं यही देता हूं। उसी तरह से वाइफ का भी है, शी इज नॉट एबल टू मेक मी ऑलवेज हैप्पी, बट शी वांट्स टू मेक मी हैप्पी। If I have this clarity, next time if wife makes any mistake or my husband makes any mistake, I don't doubt their intention. I don't have this feeling of opposition. I don't get irritated. I don't get angry. But I will help them to improve their competence with a feeling of relationship, and that is a response. जब दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा चलता है, ये एक व्यक्ति एट रैंडम कोई भी दो, तो ये क्या बोल रहा है, बातें कुछ भी हो, फाइनल उसका ये है कि आई एम ओके। ये क्या बोल रहा है, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। बराबर है, करेक्ट। कोई भी मतलब उसका बेस कुछ भी हो, एनीथिंग, लेकिन बात ये है कि मैं ठीक बात कर रहा हूं और सामने वाला तुम जो है तुम गलत बात कर रहे हो। आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। ये दूसरा भी क्या बोल रहा है, वो भी एग्जैक्टली यही बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। जब मैं ये बात रख रहा हूं ना, आई एम ओके, तो मैं कहां पे देख रहा हूं, मेरी चाह। बराबर है। जब मैं उसके लिए बात रख रहा हूं तो मैं कहां पे देख रहा हूं, उसकी योग्यता की। लेकिन जिस तरह से आई एम ओके, यू आर ऑल्सो ओके,
तो ये बात क्या है फिर? दिस इज रिस्पॉन्स। ये तो दोनों में भी है, यू आर नॉट ओके, आई एम ऑल्सो नॉट ओके, बराबर है। इसके लिए तो हम लोग हमेशा काम कर सकते हैं और ये तो जिंदगी भर करने का काम है। योग्यता को बढ़ाने का काम तो कंटिन्यूअस रहेगा। लेकिन हम इस बात को अगर देख पाए, आई एम ओके, यू आर ऑल्सो ओके, लेट अस सिट टुगेदर एंड हेल्प